हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय मां रहना वाली। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक मैंने कई सारी वीडियो तीनों टॉपिक से संबंधित प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। और ये जो मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, करीब ये 15 वीडियो तक जाएगा। और आपका वन डे एग्जाम जो भी रहता है 12th लेवल का, 80% सवाल इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। इस बात का मैं 100% भरोसा आपको दिला सकता हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि फेयर कॉपी बनाते जाओ और इनका ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आईओ क्वेश्चन है या जिनके आने की प्रबल संभावना है। चलिए बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। आज का पहला क्वेश्चन हमने प्रॉफिट लॉस से लिया है। जैसा कि हर बार हम प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट पहले चल रहा है, तो देखिएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपए कम में बेचे तो उसे 8.33% हानि होती है। तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना होगा। अगर यही परसेंटेज आपके नॉर्मल होता 6 और ये आपका परसेंटेज होता 4 या 5 होता, तो 6 और 5 11 कर देते, तो 77/11 × 100 लगा के हम सवाल को बना देते। लेकिन जब आपके परसेंटेज दशमलव में हो तो फिर पिक्चर क्या होगी, उलझ जाएगी। तो दशमलव के परसेंटेज को कैसे सरल बनाते हैं, तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाकर आप परसेंटेज का पहला वीडियो देखें, मजे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं मजे आएंगे तो अभी आ जाएंगे। देखिए, तो आपको दिख रहा है 6 जय मां रहना वाली, जय गुरुदेव। 6.25% का जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/16। और आपका 8.33% का जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/12। ठीक है साहब। अब हमें 8.3 का हमने निकाल दिया 1/12 और 6.25 का निकाल दिया 1/16। तो आपको जो 16 और जो 12 दिख रहे हैं, 16 और 12 दिख रहे हैं, इनका आपको ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम आ गया 48। जो आपका 48 आ रहा है, यही हमारा माना जाएगा सीपी। क्या माना जाएगा? सीपी। इसी पर हम काम करेंगे, इसी पर हम काम करेंगे। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, तो कहने का मतलब 1/16 यहां गुणा कर दीजिए आप 48 का, यहां गुणा कर दीजिए आप 48 का। यहां से आपको क्या क्लियर होगा वो समझना। मतलब मैंने माना कि वो वस्तु है जो उसका जो क्रय मूल्य है, ये आपकी यूनिट में है क्रय मूल्य, आंसर नहीं है क्रय मूल्य। 48 यूनिट उसका क्रय मूल्य है। अगर मैं उसको 6.25% के प्रॉफिट पे बेचता हूं, 6.25% के, तो 48 का 6.25% जो है, यहां से जो आप कैलकुलेशन करके जो आपको 3 दिख रहा है ना, यही 48 का 6.25% जब आप निकालोगे तो आपका निकलेगा 3। तो इसका मतलब आपका प्लस का 3 निकल के 48 की जो वस्तु है वो कितने की हो गई? 51 की। और जो 51 है आपका वो क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। और जो 48 है वो आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। बात क्लियर? अगर यही 48 को मैं 8.33% की हानि पर बेचता हूं, 8.33% की क्या बेचता हूं? हानि पर। ये प्लस पर है तो प्लस के 3 बढ़ा, तो 48 का 8.33% आप निकालोगे तो आपको यहां निकलने वाला कितना? 4। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है -4। 48 में 4 गए तो कितने का बेचा? आप कहोगे साहब 44 का बेचा। अब 51 और 44 दोनों ही एसपी हैं। उस कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर मैं उसको लाभ पर बेचता हूं और लाभ की अकॉर्डिंग अगर मैं उसे हानि पर बेचता हूं, देखिए मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहले आपको मिलने वाले थे 177 रुपए जब आप लाभ पर बेच रहे थे, प्रॉफिट पे बेच रहे थे। जब आप हानि पे बेच रहे हो तो आपको मिलने वाले हैं 100 रुपए। तो कितने का नुकसान हो रहा है? पहले के अकॉर्डिंग कितने कम मिल रहे? 77। ये एग्जाम्पल दिया है। जब मैं लाभ पर बेच रहा था तब सपोज करो आपको 177 रुपए मिल रहे हैं। जब मैं हानि पर बेच रहा हूं तो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, यानी पहले के अकॉर्डिंग आपको 77 रुपए कम मिल रहे हैं। तो पहले ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों में अंतर कितना है? 77 का। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं और ये कितना कम आ रहा है अकॉर्डिंग पहले से? 77 कम आ रहा है। आप कहोगे सर 51-44 ये यूनिट है, और 51-44 यूनिट का जो अंतर है वो आ रहा है 7 यूनिट। यानी 77 यूनिट 7 यूनिट के बराबर हैं। यानी 77 यूनिट 7 यूनिट के बराबर हैं। ठीक है, 77 जो यूनिट है, मतलब दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है 77 रुपए है, और दोनों के विक्रय मूल्य का जो यूनिट का अंतर है वो 7 यूनिट है। तो 77 यूनिट बट्टे 7। अब हमें चाहिए क्या? सीपी। सीपी चाहिए इस सवाल का, तो हम निकालेंगे 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी निकालने के लिए। तो इस सवाल का हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? सीपी 11। तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 11 × 48।
मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पूछा है। सवाल में उसने आगे यहां से सवाल और आगे बढ़ा दिया, यहां से आगे सवाल ये बढ़ा दिया, तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसे इसे कितने दाम पर बेचना होगा, यानी वो विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो 77 में 7 का भाग दिया और 48 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य को 25% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, इस क्रय मूल्य को। तो आपका जो क्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप कहोगे साहब 11 × 48 आ रहा है, और इसको क्रय मूल्य को क्या करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, विक्रय करना चाह रहा है। तो 11 × 48 में कितना परसेंट पर, प्रॉफिट पर 5/4। आप कहोगे सर 5/4 कैसे आया, आप 5/4 की जगह 125%/4 लिखोगे, 125 बट्टे करोगे 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो आपको 5/4 ही मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब यहां से हम कैलकुलेशन कर देंगे, 11 4 से करेंगे, 4 से 1, 4 से 2, 12 पंजे 60, 11 से 6 बार, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 660 रुपए। इस सवाल का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल को जो कठिन बनाया है वो बनाया है केवल इसके दशमलव वाले परसेंटेज ने, बाकी के सवाल में कुछ भी नहीं था। 6.25 का 1/16, 8.33 का 1/12, और हमने 16 और 12 का एलसीएम जो लिया वो आया 48 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, यानी 48 इसका जो कॉस्ट प्राइस है, 48 का 6.25% निकालेंगे तो 3 निकलेगा। याद के या यहाँ समझ सकते हैं 16 से 48 कितने बार कटा, 3 बार, और 12 से 48 कितने बार कटा, 4 बार। तो इसका मतलब यहाँ लाभ है तो प्लस के 3, यहाँ हानि है तो माइनस के 4। 48 की वस्तु को +3 करके बेचा, 48 में खरीदा, +3 करके बेचा यानी 51 में बेचा। 48 का खरीदा, 4 की हानि पर यानी 44 में बेचा। दोनों के बीच में पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में 77 रुपए का अंतर आ जाता है। यूनिट कितना अंतर है, 7, तो 77 यूनिट 7 के बराबर है इंटू 48। यहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, 11 × 48 का हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि सवाल को हमें आगे बढ़ाना था, गुणा कर लेते फिर भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। तो ये आपका जो दिख रहा है 11 × 48 दिख रहा है, ये है आपका सीपी के साथ जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज का गुणा कर दिया, 5/4 का कर दिया, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बना वो कितना बना, 660। यही सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, और एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को और दोबारा देख लीजिएगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिएगा ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखें सभी। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता तब उसे 66 रुपए कम मिलते, तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। देखिएगा, माना जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100, जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100, कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर, मतलब 100 वाली वस्तु को वो 22% के लाभ पर बेचता है यानी 122 का। तो ये है आपका सीपी मेरे प्रिय विद्यार्थी, और ये है आपका एसपी। ठीक है, 22% लाभ पर बेचता है, यहां तक सवाल होगा। यदि वह इन्हें 12% कम पर खरीदता, मतलब 100 का ना खरीद के वो 12% कम पर खरीदता, यानी 100 वाली वस्तु को वो 88 का खरीदता। 100 का 12% कम करोगे डायरेक्ट तो 88 आ जाएगा, 12 कम हो जाएगा। यदि वो 12% कम पर उसे खरीदता और 25% के लाभ पर उसे बेचता, मतलब 88 वाली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता, तो 25% की जो वैल्यू बनती है, डायरेक्ट बता दे रहे हैं कितनी बनती है, 25% की जो वैल्यू बनती है वो बनती है आपको 5/4। कितनी बनती है, 5/4। तो आपकी यहां जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, 4 से 88 में करेंगे 22 पंजे 110। समझ में नहीं आया, एक बात देख लीजिए। कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 22% के प्रॉफिट पर बेचता है। यहां कितना प्रॉफिट लेता है, 22%, तो 100 का 22% सीधा 122 हो गया। 100 वाली वस्तु को वो 12% की कमी पर खरीदता है, यानी 100 में से -12% करोगे तो 88 बन जाएगा। 88 वाली वस्तु को 25% के लाभ पर, और 25% का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 125/100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, यानी 5/4 की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो 88 गुणा 5/4, 4 से 88, 88 गुणा 5/4, 4 से 88, 22 बार, 22 पंजे 110। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। पहले सेलिंग प्राइस क्या था जब 22% के लाभ पर बेच रहा था, 122 यूनिट। अब सेलिंग प्राइस क्या है जब कम करके बेच रहा है, तो 110। अब वो जो बात कर रहा है 122 और 110, ये दोनों ही सेलिंग प्राइस है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, आगे पढ़ते हैं। बेचता है तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। बिल्कुल, इससे पहले वाले जो सवाल में था वो सेम हो गया।
इसको कितना कम मिलते हैं? आप कहोगे सर 66 रुपए कम मिलते हैं। बिल्कुल कम मिलेंगे 66 रुपए। क्यों कम मिलेंगे आप भी तो समझ सकते हैं। पहले कोई वस्तु 122 यूनिट में बिक रही थी, सेलिंग प्राइस है 122 यूनिट उसका विक्रय मूल्य था, अब उसका विक्रय मूल्य 110 है, तो पहले के अकॉर्डिंग अब उसका विक्रय मूल्य क्या है? घटा है। घटा है तो उसका कितने मूल्य में कमी आ गई? 66 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, 66 रुपए कम मिलते हैं। ये तो आपके रुपए हैं। यूनिट कितना अंतर कम है? यूनिट की बात करें 122 और 110 में 12 यूनिट का अंतर है, यानी जो 66 है वो 12 यूनिट की वैल्यू है। 66 जो है 12 यूनिट की वैल्यू है। पूछना क्या चाह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? लागत मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? इसकी 100 है। बस आपको कैलकुलेशन करना है, आपको यहां से सीपी प्राप्त हो जाएगा। 6 से 2 बार, 11 बार, 50 बार, यानी 550। आपका जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो आ रहा है 550। यही इस सवाल का राइट आंसर है 550, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है, जैसा उसने बोला है वैसा हमने चला है। अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। ठीक है साहब, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत देखिएगा सवाल। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, इधर लिख देते हैं हम वस्तुएं, और दूसरी साइड में लिख देते हैं हम रुपए। समझना, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से, 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, पहली बात है खरीदने की, और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। क्लियर हो गया साहब? चलिए देखिए, अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, इस वाले सवाल में नोट करके एक बात लिख लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर इस प्रकार का सवाल आए तो वस्तुएं दी गई होती हैं उनकी संख्याओं को बराबर करते हैं। जो वस्तुएं दी जाती हैं उनकी संख्याओं क्या करते हैं? बराबर करते हैं। अब आपस में ऐसी संख्या जब आपको समझ में नहीं आए तो 7 और 5 में अल्टरनेट गुणा कर दो। 7 वाले में 5 का कर दो और 5 वाले में 7 का कर दो। तो मैं आपको यहां गुणा करके बता रहा हूं। ठीक है, इसमें गुणा कर दो 5 का और इसमें गुणा कर दो 7 का। ठीक है, गुणा करिए। 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 35। 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 40। 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 35। और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 42। यानी 35 वस्तुएं आपकी बराबर हो गई। तो आपकी जो पहली लाइन थी वो थी आपकी सीपी की, और दूसरी लाइन थी वो थी आपकी एसपी की। देख लो ना, खरीदता है पहली लाइन सीपी की थी और बेचता है दूसरी लाइन आपकी एसपी की थी। तो इसमें भी वही फंडा रहेगा, पहली सीपी की और दूसरी एसपी की है, और दोनों वस्तुएं बराबर हो गई हैं। यानी 40 रुपए की 35 वस्तुएं खरीदता है और 42 रुपए की 35 वस्तुएं बेचता है। तो अब इन पे ध्यान देने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। आपको केवल यहां ध्यान देना है कि 40 की जो वस्तु है, 40 रुपए की लाकर मैं 42 की बेच रहा हूं। कोई वस्तु 40 की लाकर 42 की बेच रहा हूं, यानी मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है 2 रुपए का प्रॉफिट? 40 पर, क्रय मूल्य पर, इंटू कितना? 100। तो 2 से कितने बार? 20 बार, और 20 से 5 बार, यानी आपका सौदे में 5% आपको जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो आपका आंसर आ रहा है 5% लाभ आ रहा है। एक बार दोबारा देख लें सवाल। वस्तुएं और रुपए आपका दे रखा है, आप वस्तुओं को इक्वल कर लो। समझ में नहीं आए तो अल्टरनेट उनका गुणा कर लो। 7 वाले में 5 का गुणा, 5 वाले में 7 का गुणा। गुणा करने के बाद आपका पहली लाइन है सीपी की और दूसरी लाइन है एसपी की। वस्तुओं को साइलेंट कर दो, कोई मतलब नहीं है। 40 का कोई सामान खरीदा, 42 का बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट। किस पर प्रॉफिट? 40 पर। 2/40 का कितना परसेंट है? बस आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका है, इसी में आपको बता देता हूं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस कंडीशन में। वो कैसे, अब वो देख लें। पहली लाइन आपको समझ में आ रहा है सीपी की है और दूसरी लाइन एसपी की है। पहला सीपी और दूसरा एसपी। डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां करिए। 5 और 8 का गुणा आप कहोगे साहब 40, 7 और 6 का गुणा आप कहोगे 42, 40 का 42 में खरीदा, 2 का प्रॉफिट। किस पर प्रॉफिट? 40 पर। गुणा कितना? 100। 2 से 20, 20 से 5% लाभ, खत्म। ठीक है, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन बताना जरूरी था। चलिए इस सवाल में देखिए, ये सवाल काफी प्यारा सवाल है। यहां तक जो सवाल है वो सेम है,
यहां से आगे का सवाल बढ़ गया है, लेकिन दोनों में इंपोर्टेंट ये है, पहले वाले सवाल का ये थोड़ा सा प्लस होके सवाल बनाया है। देखिए 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और 10 रुपए में 11 की दर से यहां भी खरीदता है, दोनों ही स्थिति में क्या कर रहा है, खरीदता है, और बाद में बात कर रहा है बेचता है। तो इस क्वेश्चन को आप डाल लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, IMP करके लिख देना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं वस्तु और रुपए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं, उसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, यह बात याद रखना, समान वस्तुएं कह रहा है वो, समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। शर्त क्या है, शर्त क्या है, समान वस्तुएं होनी चाहिए, उसने खुद बोल दिया है। और दोनों ही कंडीशन क्या है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। अब आप कहोगे सर 2 सीपी क्यों दे रखे हैं। सपोज करो आप कहीं मार्केट में गए, आप मार्केट में गए, आपने देखा कि यार मार्केट में मैंने 10 रुपए में 9 किताबें खरीद ली हैं, 10 रुपए में 9 किताब खरीद ली हैं, लेकिन आप जब आगे चलकर गए तो आपने देखा यार 10 रुपए में यहाँ तो 11 किताब मिल रही है, मैं तो 9 ही खरीद के लाया, यहाँ 11 ज्यादा मिल रही है, मतलब पहले मैं लॉस में रहा, बाद में मैंने ज्यादा ले ली। तो उसने एक पॉइंट बोला है कि समान वस्तुएं आपको बनानी है। अब समान वस्तुएं जो बनानी है वो कैसे बनेगी, ध्यान दो। समान वस्तुएं बनाने में तो आप समझ रहे हैं कि हमने आपको पहले भी बता दिया है समान वस्तुएं कैसे बनेंगी। अब यहां 11 10 का ऐसे गुणा मत करना, क्योंकि दोनों बात हो रही है सीपी पे, वहां सीपी और एसपी था, तो इसमें कर दो 11 का गुणा और इसमें कर दो 9 का गुणा, ठीक है। इसमें 11 का कर दिया, इसमें 9 का कर दिया, 11 का गुणा करिए कितना बनेगा 99, 11 का 10 में करो 110, 9 का 11 में करो 99 और 9 का 10 में करो कितना 90। ये आपका सीपी है और ये भी आपका सीपी है, दोनों ही कंडीशन में आपके क्या है, सीपी है। चलिए दोनों ही कंडीशन में आपके सीपी हैं, तो अब आपको दिख रहे हैं जब दोनों ही कंडीशन में आपके सीपी आ गए हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दो। ये बताइए दोनों के सीपी जुड़ के 9 और 9 कितना हो गया 8, 198, और दोनों का जो वस्तुओं का जो टोटल हो गया 198 हो गया, और जो आपका रेट का जो टोटल हो गया वो आपका हो गया 200 का। अब ये आ गया टोटल, इसको बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, समझो बात को। उसने कहा ना समान वस्तु होनी चाहिए, शर्त उसकी है कि 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, तो हमें वस्तुएं समान बनानी है। यानी पहला जो उसने करा वो ये वाला सिस्टम था और दूसरा आपका ये वाला सिस्टम था, हमने मल्टीप्लाई करके क्या किया, दोनों ही स्थिति बराबर कर दी। इसका भी कॉस्ट प्राइस मतलब आपका 99 वस्तुएं ली कितने में 110 में, इधर हमने 99 वस्तुएं ली कितने में 90 में, यानी हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस है हम 200 रुपए में 198 वस्तुएं खरीद के लाते हैं। अब ये सवाल बन गया आपका पहले वाला सवाल, यहां तक सवाल हमें बनाना था, पहले वाला सवाल केवल यहां तक था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते। इसमें आपके 2 सीपी हैं, आपको सवाल यहां तक बनाना है। अब इस सवाल को कैसे बोला जाएगा, अगर मैं यहां से यहां तक की बात को, यहां से यहां तक की बात को, अब मैं जो एक दुकानदार से लेके खरीदता है उसका मैटर केवल इतना बोला जाएगा। अब समझो कोई मतलब पेन है 198 मतलब 200 रुपए में 198 की दर से खरीदे जाते हैं, 200 रुपए में 198 की दर से खरीदे जाते हैं। ये वाला सवाल भूल जाओ, ये वाला सवाल जो था वो यहां तक का था, ठीक है। इतने की जगह हम ये बोलेंगे 200 रुपए में कोई 198 की दर से खरीदे जाते हैं और 1 रुपए में 1 की दर से बेचे जाते हैं। अब बेचने की बात कर रहा है, 1 रुपए में 1 की दर से क्या करता है, बेचे जाते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। बस सवाल खत्म। 1 रुपए में 1 की दर से, 200 रुपए में 198 की दर से खरीदे जाते हैं मतलब कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए में 1 की दर से बेचे जाते हैं। और मैंने अभी आपको तरीका बताया था, दोनों तरफ क्रॉस गुणा कर दो, जब सीपी और एसपी हो, जब सीपी और एसपी हो, जब गुणा करोगे तो यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा 200 और यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा 198, यानी
कोई सामान हमने 200 का खरीदा, 198 का बेचा, यानी 2 रुपए का हमें क्या हुआ, आप भी देख रहे हैं कि 200 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, 198 की बेची, यानी हमें 2 रुपए का लॉस हुआ है। किस पर हुआ है, 200 पर हुआ है, इंटू कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 बार, यानी आपका 1% जो आ रहा है वो आ रहा है लॉस, 1% आ रहा है जो आ रहा है वो लॉस। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट था, सवाल बहुत प्यारा सवाल था। ये सवाल को हर विद्यार्थी नहीं कर पाता है, लेकिन जो टैलेंट विद्यार्थी है वो इससे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर पाता है वो केवल इतना ध्यान रखे, वो ना करने का कारण ये रहता है कि दोनों का शुरू में मल्टीप्लाई कर देता है। पहले भी बात खरीदने की है और दोबारा में बात खरीदने की है, जब दोनों बार खरीदने की आए तो उसको एक टोटल कॉस्ट प्राइस बनाओ, क्योंकि दो दो क्रय मूल्य जब बेचोगे नहीं तो कैसे आप बता पाओगे प्रॉफिट या लॉस है। दोनों को जोड़कर बना लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस बना, 200 रुपए के 198 पेन खरीदे जाते हैं और 1 रुपए में 1 की दर से बेचे जाते हैं। 200 रुपए में 198 की दर से खरीदे जाते हैं, 1 रुपए में 1 की दर से बेचे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई वस्तु 200 में खरीदी गई, 198 में बेची गई, 2 रुपए का 200 का 198, यानी 2 रुपए का लॉस हुआ। किस पर हुआ, 200 पर, इंटू 100। आपका जो राइट आंसर आ रहा है 1% की हानि हुई। ठीक है, चलिए आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्रॉफिट लॉस से आप जो मैंने कराए हैं काफी अच्छे क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन आजकल लेटेस्ट पैटर्न में वो क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, तो इसलिए उन क्वेश्चनों का 2-3 बार रिवीजन कम से कम करें। और जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सर हमें गणित सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो किसी भी चीज का आप 5 बार रिवीजन करें, कम से कम 5 बार, फिर आप खुद देखना कि आपके अंदर कितना निखार आ जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जब तक जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। देखिएगा, ये आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, पर आपका एग्जाम में आरपीएफ में आया है तो कराना तो पड़ेगा ही। 728 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 728 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसी कंडीशन में 11 का भाग दे दो, 11 से 6 बार 66, 12 में 6 गया तो 6 बचा। अब आपका आया यहां 8, 11 से कितने बार, 6 बार, आ गया आपका 2। और मैंने बताया था जो भी शेष होता है वो होता है माइनस का, तो 11 में से 2 गए तो आपका बचेगा 9, और जो 9 है वो प्लस है, 9 और 2 11, जो शेष होता है सदैव माइनस का होता है। 11 में से 2 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और 9 और 2 का समझो है 11 होना चाहिए। अब कह रहा है 728 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, वो जोड़ने की बात कर रहा है तो 9 जोड़ा जाए, और वो कहता है क्या घटाया जाए, तो आपका आंसर आता 2 घटाया जाए। यहां आपके 2 प्रश्न बनते हैं, क्या घटाया जाए तो आंसर देना 2, क्या जोड़ा जाए तो आंसर देना 9। तो बात कर रहा है जोड़ने की, क्या जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप एक बार बनाइए, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। चलिए देखिएगा, ए और बी के मान का अनुपात 7:9 है और बी सी से 20 अधिक है। यदि ए और बी का लासा 315 है तो ए और सी के लासा और बी और सी के लासा में क्या अंतर है। देखिएगा, ए और बी के मान का अनुपात, देखिए ए और बी, और यहां लिख दिया हमने सी। ए और बी के मान का अनुपात कितना दे रखा है, 7 और 9, तो हमने इसको रेशियो से बाहर निकाल दिया। ये हमने कर दिया 7x और एक हमने कर दिया 9x। दोनों के साथ या तो आप xx लगाइए या y लगाइए या z। x y नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही 7 और 9 रेशियो में हैं। किसमें है, रेशियो में। a और b के मान का अनुपात 7:9 है, तो a की वैल्यू हो गई 7x, b की वैल्यू हो गई 9x। b c से 20 अधिक है, जो b है वो c से कितना अधिक है, तो मतलब c से अधिक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इस प्रकार से। अब आप इसको समझ लें कि ऐसा कैसे। देखिए, उसने लाइन बोली है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बी सी से 20 अधिक है, बी सी से 20 अधिक है। मैं लिख के बता दे रहा हूं, बी सी से 20 अधिक है। क्या मैं इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूं, बी सी से 20 अधिक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सी बी से 20 कम है। जब बी सी से 20 अधिक है,
आप मेरे से 20 अधिक हो, तो इसका मतलब ये भी तो बोला जा सकता है मैं आपसे 20 कम हूं, मतलब आप मुझसे 20 अधिक हो। दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, मैं आपसे 20 कम हूं। यही कहना चाह रहा है बी सी से 20 अधिक है, इसका मतलब उल्टा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सी बी से 20 कम है। जो सी है वो किस से, बी से। ये बी की वैल्यू कितनी 9x, बी से 20 कम है। बी मतलब 9x, बी से ये हो गया बी की वैल्यू 9x, कितना कम है 20 कम है, माइनस के 20। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, नहीं तो आपको लाइन समझ में नहीं आएगी और फिर आप उलझ जाओगे। इसलिए मैंने सिंपल भाषा में बता दिया। एक बार और समझ लें, एक और एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करो इसके पास है 20 रुपए, इसके पास है मान लो 100 रुपए। इसके पास कितने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, देखो यहां पढ़ो, बी सी से 20 अधिक है। कौन अधिक है, बी, किस से, सी से। बी जो है सी से, तो सी के पास कितने होने चाहिए, आप कहोगे सब 80 होने चाहिए, यस या नो। अब यहां पढ़ो, बी जो है सी से 20 अधिक है कि नहीं। और हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बी जो सी जो है बी से 20 कम है, तो 100 और 80। और जब यहां 100 और 80 की कंडीशन आ गई, तो अब यहां मैं इसको लिख के बता सकता हूं ना आपको। मान लो 9x की वैल्यू कितनी है 100, और 100 में से 20 गए तो आ गया ना 80। उम्मीद करता हूं अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। और मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे किसी भी विद्यार्थी को कंफ्यूजन ना रहे। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई ये नहीं दिखाना कि यार मुझे बहुत आता है जल्दी से उड़ा दिया। मुझे आता है उससे क्या फायदा मिल रहा है, आपको आना चाहिए उसका फायदा है। आपको आएगा तो मुझे फायदा है ना, और आपको नहीं आया तो मैं कितना भी अच्छा कंटेंट दूं, कुछ भी दूं, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। कहते हैं ना, स्टूडेंट जो हमारे रहते हैं वो हमसे सीखें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम ये दिखाएं कि हमें बहुत कुछ आता है, तो हिंदुस्तान में एक से बेहतर टीचर है, सबको आता है। लेकिन अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंटों को सिखाता है। स्टाइल मारने से कुछ नहीं होता है ना। चलिए देखिएगा, स्टाइल मारना हमें भी आता है, हम भी बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट सीखे, स्टूडेंट रिजल्ट अच्छा दे, वहां मजे आते हैं। जब ये अभी मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया, बहुत से विद्यार्थियों ने हमें याद किया, वहां बड़ा अच्छा लगता है। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखिएगा, ए और बी के मान का अनुपात 7:9 है और बी सी से 20 अधिक है यदि ए और बी का लासा 315 है। ए और बी का लासा 315 है। जब ए और बी का लासा 315 है, यानी 7x और 9x का लासा मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं। ऐसे ही तो निकलेगा, x से भाग देंगे तो 7 और 9, x से x कट जाएगा, 7 से और 9 से, तो आपको लासा मिल रहा है 9 7 63x। ये मैंने रफ करके बताया है आपको। ए और बी का लासा हो गया आपका 63x। बहुत से बच्चे गुणा कर देते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। लासा हो गया 63x, और 63x जो बराबर है वो बराबर है 315 के। उसने दे रखा है ना, ए और बी का लासा 315 है, और यहां ए और बी की वैल्यू 7x और 9x है। 7x और 9x का मैंने अभी लासा आपको लेके दिखाया, वो आ गया 63x। 63 से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 बार कटेगा, तो आपका जो x का वैल्यू आ गया 5 आ गया। अब सवाल आपका समाप्त हो चुका है, सवाल में कुछ नहीं बचा। देखिए, x की वैल्यू 5 और 7 का गुणा करिए, आपको मिलने वाला है 35। 5 का 9 में गुणा करिए, आपको मिलने वाला है 45, और यहां आपका मिलने वाला है 45। 9x की वैल्यू 45, 45 में से 20 गए तो यहां आपका आने वाला है 25, क्योंकि 9x की वैल्यू 45, 45 में 20 गए तो कितना हो गया 25। क्लियर हो गया, a का मान 35 है, b का मान 45 है और c का मान 25 है। सवाल समाप्त हो चुका है। सवाल में जो पूछा था वो क्या पूछा, वो हम ध्यान देते हैं। a और c का लासा, पहले हम a और c का लासा निकालेंगे। यहां देखिएगा, पहले हम निकालेंगे a और c का लासा, फिर हम निकालेंगे b और c का लासा। तो चलिए पहले a और c का निकाल देते हैं। a कितना है, आप कहोगे साहब 35 है, और c कितना है 25 है। इनका पहले लासा निकाल देते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में चलते हैं। 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, और 5 और 7 मतलब 25, 175। आपको जो लासा मिल रहा है वो मिल रहा है 175। कितना मिल रहा है, ए और सी का जो आप एलसीएम निकालोगे वो आपको मिलेगा 175। किस किस का, ए और सी का मतलब 35 का और 25 का। अब किसका निकालते हैं, बी और सी का लासा, बी और सी का एलसीएम निकालते हैं। बी और सी का एलसीएम, बी कितना है, आप कहोगे साहब 45 है, सी कितना है, आप कहोगे साहब 25 है। एलसीएम 5 से 9, 5 5 9, 25 और
9 में गुणा करेंगे 225। इसका जो एलसीएम आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो आ रहा है 225। इनका पूछा जा रहा है अंतर, तो यानी इनका जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 50 का। यही सवाल का राइट आंसर है। 225 और 175 का जो अंतर आएगा वो आएगा 50। सवाल में कोई दम नहीं था। ए और बी का अनुपात दे रखा था 7:9, तो हमने एक को मान लिया 7x, एक को मान लिया 9x। जो b जो है c से 20 अधिक है, जब b c से 20 अधिक है तो हम c को b से 20 कम कर सकते हैं। जब ये अधिक है तो इसको हम कम कर सकते हैं, तो 9x में से 20 माइनस कर दिया, ठीक है। और देख रहे हैं कि b जो है 45 है और c जो है 25 है। 45 25 से 20 अधिक है, जो उसने बोला वो भी सिद्ध हो गया, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हमने बता दिया, कितना आ गया 63x। 63x बराबर 315। सवाल में वो मेंशन कर रखा है कि दोनों का लासा 315 है। 315 x बराबर 5, 5 का गुणा किया 35, 5 का गुणा किया 45, 45 में 20 गए तो आपका 25। a और c, a है आपका 35, c है आपका 25। 25 और 35 और 25 का जो एलसीएम आया 175, और आपका जो दूसरा b है और आपका जो c है 45 और 25 का जो एलसीएम आया वो आया 225। दोनों का सवाल में क्या पूछा जा रहा है, दोनों का चाहिए उसको अंतर। अंतर कितना है दोनों का 50। यही सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजे आ रहे हैं? जब मजे आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, बस इतना मेहरबानी कर देना, और ज्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं है। बस दो ही उम्मीदें हैं, आप अपना सिलेक्शन ले लो और हमारे वीडियो को दबा के शेयर कर दो, ठीक है। आप भी खुश, हम भी खुश। बोलो राधे राधे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकीय अधिकतम संख्या और 4 अंकीय न्यूनतम संख्या का योगफल कितना है? 3 अंकीय अधिकतम संख्या, अधिकतम की बात करें 3 अंक की है। एक मिनट, अधिकतम की बात करी है तो अधिकतम की बात करें तो आपकी आएगी 999, और 4 अंकीय न्यूनतम की बात करें तो आपकी आएगी 1000, ठीक है साहब। ओके, 3 अंक की अधिकतम, अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी, और वो 3 अंक की होनी चाहिए तो 999, और 4 अंक की न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, वो हो गई आपकी 1000 का योगफल कितना है। इनका योगफल हमें बताना है। यदि उनका मासा 23 हो, कहने का मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों सीधी सी भाषा समझे, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या वो बतानी है जिसमें 23 का भाग जाए, और 4 अंक की वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 23 का भाग जाए। और भाग जाने जो संख्याओं में भाग जाएगा उन संख्याओं को आपका यहां ऑप्शन में योग बताना है। देखिए कैसे, दोनों ही कंडीशन में आपका 23 का लगेगा भाग, क्योंकि 23 से ही पूछना चाह रहा है। तो 23 से आएगा आपका 4 बार 92, 23 46 92, 9 2 7 आएगा आपका 9, 23 से 3 बार 69, 901 आपका बन गया 10, ठीक है। 23 में से ये बचता है आपका माइनस का, 23 में से 10 गए तो आपका बचेगा 13, और 13 आपका आएगा प्लस का। क्या करना है बाद की बात है, पहले भाग दे के फ्री हो जाते हैं। अब फिर भाग देंगे कितने का, 23 का, कितने बार 4 बार, कितना 92, ठीक है। 10 में 2 कितना 8, फिर कितने बार 3 बार, कितना 69, कितना बच रहा है 11, ठीक है। ये आपका माइनस, और 23 में से आपके जो 11 गए तो आपका बचा 12, ये आपके प्लस। अब आपको मालूम है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो आप बहुत महान व्यक्ति हैं। मैं फिर बता देता हूं, मेरा काम है बताना और आपका काम है ना पढ़ना, है ना। चलिए देखिएगा, जब भी बात बड़ी से बड़ी की हो तो याद रखना, बड़ी से बड़ी में कभी भी आपको जोड़ना नहीं है, कभी भी आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने जोड़ा तो वो संख्या में 999 में आपने 1 भी जोड़ दिया तो वो 1000 हो जाएगा, वो मतलब 3 अंक की जगह वो 4 अंक की हो जाएगी। तो बड़ी से बड़ी में जोड़ना नहीं है और छोटी से छोटी में आपको घटाना नहीं है। बात समझ में आ गई? बड़ी से बड़ी में जोड़ना नहीं है, छोटी से छोटी में घटाना नहीं है। तो जब जोड़ना नहीं है तो क्या करना है, घटाना है। तो ट्रिपल आपको 9 में से 10 आपको जब माइनस करोगे, 10 आप जब माइनस करोगे तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 99, एक मिनट 10 है ना, तो 989, ठीक है, क्योंकि आपके 10 माइनस हो रहे हैं, इसमें से घटाओगे तो 989। आप इसमें अब कितना ऐड करोगे, 12 ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 1012। एक संख्या ये आ गई और एक संख्या ये आ गई, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 1012 में 989 ऐड कर दो।
9 2 11 1, 8 1 9 1 10 की 0 1 0 1 और आपका 2001। यही इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए भाग दिया, इसमें जोड़ना नहीं है घटाना है, इसमें से 10 घटाया 989 आया, इसमें घटाना नहीं है जोड़ना, 1012 आया, 989 इस 23 से पूर्ण रूप से घटे भाग जाएगा। आप एक काम करना, मोबाइल लेना, 989 में 23 का भाग देना, पूरा पूरा चला जाएगा, 1000 में 23 का भाग देना, पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 989 1012 का जो एचसीएफ होगा वो 23 होगा और 989 सबसे बड़ी अंक, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इन दोनों का योग आपका 2001 है। यही सवाल में पूछा गया है। यदि दो संख्याओं के मासा और लासा क्रम से 20 और 120 हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% बड़ी है, कितनी बड़ी है? 50% बड़ी है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, एक संख्या हमने मान ली A और दूसरी संख्या हमने मान ली B, 50% बड़ी है। अब 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2। 50% नहीं, 50% बड़ी है। इस बड़ी का मतलब होता है अगर B 2 है तो जो आपका A है वो 2 और 1 मिलके कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आएगा। पर आप कहोगे सर आपने तो यहाँ 1 लिखा है, आप यहाँ 150 कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों? 50% बड़ी है, मतलब जो B है, B 100% और A 100% तो है ही, लेकिन 50% और ज्यादा है। जब 50% और ज्यादा है तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका बन जाएगा 3/2। या बड़ी है तो 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। बड़ी है तो ये हो जाएगा, एक संख्या 2 रहेगी और एक संख्या 2 और 1 3 हो जाएगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। और डायरेक्ट बड़ी बोल रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, एक संख्या 150 है और एक संख्या 100 है। ठीक है, कितनी बड़ी है? 50% बड़ी है। तो हमारे पास जो रेशियो प्राप्त हो गए वो प्राप्त हो गए A और B के 3:2। ठीक है साहब, यहां तक सवाल बन गया। अब कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी बड़ी है, लासा। अब आप समझ रहे हैं सवाल को, यहां से समझने की कोशिश करना है। एक बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला इस चैप्टर का, जो हर बच्चे को लगभग मालूम ही रहता है। कौन सा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लासा इंटू मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले उसके शब्द लिख दिए हैं। अब देखिए ए और जो आपको बी दिख रहा है, आपका मालूम है कि उसका संबंध किससे होता है? एचसीएफ से होता है। तो आपका जो 3 है तो ये हो गया आपका 3H, दूसरा है आपका 2 है तो ये हो गया आपका 2H, बराबर लासा आपका कितना दे रखा है? लासा आपका दे रखा है कितना? 120। ठीक है, मासा आपका कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो 20 दे रखा है तो हमने यहां 20 लिख लिया। अब आपका जो H है, जो मासा है, उसका ही संबंध होता है, लेकिन हमें उस H की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? 3 दूनी 6, H² बराबर 120 इंटू 20। H² बराबर 6 से कितनी बार? 20 बार। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, यानी जो H की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20। आप कहोगे सब जरूरत तो नहीं थी क्योंकि मासा तो 20 दे रखा था। मेरा काम है पूरा आपको डिटेल में बताना। जब H की वैल्यू 20 दे रखी है तो सवाल में कुछ था ही नहीं, इतना फिर क्यों बताया? क्योंकि इस जो H होता है यही आपका जो मासा होता है। तो डायरेक्ट में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने बताया है कि 3H इंटू 2H बराबर 120 इंटू 20। यहां से कैलकुलेशन देख करी जब हमने तो आपने देखा H की वैल्यू 20 आ गई। तो हमें इतने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। जब मासा दे रखा है तो सवाल हमारा ऐसे ही बन गया। तो हमें इतना सवाल हमें करना ही नहीं है। ठीक है, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया। तो सवाल हमारा खत्म हो चुका है। वो देखें क्या है सवाल। देखिएगा, अब हमारे पास जो रेशियो आ गए वो आ गए 3:2। अब आपका जो H है, H होता है आपका HCF जो है वो कितना है? आपको सवाल में दिख रहा है 20 है। और पूछा क्या जा रहा है? तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताओ 3 और 2 में छोटा कौन है? आप कहोगे 2 छोटा है, 20 का 2 में गुणा कर दो, आपका आ जाएगा 40। बस इतना पूछा जा रहा है। कुछ था क्या सवाल में? नहीं था। लेकिन मैं आपको बताया था प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, जो मासा होता है उन्हीं का इसके साथ गुणा होता है। अब आप कहोगे सर गुणा क्या होता है? देखिए एक बात बताइए मुझे, 2 और 3 में कोई आपका कॉमन है क्या?
नहीं है ना, जब कॉमन नहीं हो तो इसी को बोला जाता है को प्राइम। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब सह अभाज्य। क्या बोला जाता है? सह अभाज्य। तो जब 2 और 3 में कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सह अभाज्य कहलाएगा। और 2 और 3 के साथ जो h का गुणा होता है वो आपका संख्या का निर्धारित कर देता है। ठीक है, जैसे ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आएगा 40। मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे रहा हूं यहां, वो समझें। और कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 20 और एक संख्या मैंने ले ली 30। एक 20 ले लिया, एक 30 ले लिया। ये बताओ इसका जो हम फैक्टर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? आप कहोगे साहब 10 गुणा 2। इसके फैक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 10 गुणा 3। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहोगे साहब 10 10 कॉमन दिख रहा है। जो 10 कॉमन दिख रहा है वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको बोला जाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों में 10 हाईएस्ट है, तो जो 10 है वो आ गया आपका H। उसमें क्या बचा? आपका हो गया, इसमें से 2 बचा, इसमें क्या बचा? आपको 3 बचेगा। यानी जो रेशियो बचा वो कितना बचा? 2:3 बचा। जब 2:3 बचा, इनमें कोई फैक्टर है क्या? आप कहोगे साहब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए कहलाए जाते हैं सह अभाज्य। क्या कहलाए जाते हैं? सह अभाज्य। जब सह अभाज्य कहलाए जाते हैं, जब मुझे इनका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम बराबर होता है H गुणा A गुणा B। यानी मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। L मतलब एलसीएम। H कितना है? 10। A कितना है? आप कहोगे साहब 2 है। B कितना है? 3 है। 3 दूनी 6 और 6 का 10 में गुणा करोगे तो 60। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। और आप भी समझते हो 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। तो मतलब जो आपका एलसीएम निकालते हैं, हाई कॉमन फैक्टर H होता है। A और B जो होते हैं उनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। ये इसका एलसीएम 60 हो गया। और इनका जो आपका HCF होगा वो क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। और आप देख रहे हैं कि 10 का संबंध किससे है? 2 से भी है। 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। इसलिए जो हमारे पास जो रेशियो आ रहा था इस सवाल में, जो हमारे पास इस सवाल में रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2 और 3 का। जो 2 और 3 का रेशियो आ रहा था। और हमारे पास 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 और छोटी संख्या पूछिए तो हमारा आंसर आ गया 40। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था एलसीएम HCF से। ठीक है, चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ज्यादातर विद्यार्थी इसको बनाने में असमर्थ रहते हैं। ये 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। मैं आपको एक ही प्रकार बताऊंगा, दूसरा मैं आपको बता दूंगा, उसको आप आराम से घर बना लेना। पहला जो प्रकार है वो देखिए बहुत ही सिंपल है। राजू ने, और इनको डायरेक्ट जोड़ मत देना क्योंकि सभी में कंडीशन शेष की है, यहां भी शेष है। देखिए, राजू ने पिज्जा का 3/8 भाग खाया और एडम ने शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाया। फिर रेनू ने शेष पिज्जा का 4/7 भाग खाया। पिज्जा का कितना भाग अभी भी शेष है? इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, बात हो रही है राजू की। बात हो रही है राजू की। राजू ने पिज्जा का 3/8 भाग खाया। किसका? 3/8 खाया। यहां हमने लिख दिया कॉन्सेप्ट खाया, समझना। 3/8 खाया तो शेष कितना बचा? तो 3/8 को 1 में से घटा दो। 8 1 8 में से 3 गया तो आपका बचा 5/8। ये आपका शेष है। ठीक है साहब, ओके। फिर एडम ने कितना खाया? शेष मतलब 5/8 का 3/10 भाग खाया। 5 से 2 बार, यानी 3/16। क्या बात चल रही है? खाया 3/16 भाग खाया। ठीक है, अब पहले कितना खाया था? राजू ने 3/8, एडम ने कितना खाया? 3/16। बस यहां एक गलती होती है, वो आप मत करना। विद्यार्थी बहुत से 1 में से 3/16 घटा देते हैं, बस यही तो गलत हो जाता है। नहीं, अब कितना भाग खा चुके हैं? कितना भाग खा चुके हैं? तो अब देखिए, राजू खा चुका है 3/8 भाग और एडम खा चुका है 3/16 भाग। ये भाग खा चुके हैं ना, खाने वाला भाग है। इनका कैलकुलेशन करिए। एलसीएम आएगा 16। 8 से 2 बार, 2 का 3 में गुणा, 6 प्लस के 3, यानी 9/16 भाग। राजू और एडम ने मिलाकर 9/16 भाग खा लिया है।
अब 9/16 खा लिया, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, शेष की। तो शेष कितना बचा, 9/16 को घटाओ, 16 में से 9 गया तो कितना आया आपका 7/16, यानी आपका जो शेष बच रहा है वो बच रहा है 7/16। खाया कितना, 3/8, 3/8 खाया। एडम ने कितना खाया, 3/16। खाया कितना है, 9/16। जब 9/16 खाया है, किस में से, एक में से, बात समझ में आ रही है, एक में से 9/16 खाया तो बचा कितना, 7/16। अब बात एडम की क्लियर हो गई। एडम के बात आ रहा है अब फिर शेष पिज्जा का 4/7 भाग खाया किसने, रेनू ने। अब बात आ रही है रेनू की। रेनू ने कितना खाया, शेष मतलब 7/16, 7/16 का कितना 4/7, 7 से 7, 4 से 4 यानी 1/4 भाग खाया। जब 1/4 खा लिया तो पहले ये दोनों कितना खा चुके हैं, 9/16, और तीनों का जोड़ेंगे तो 3/8, 3/8, 3/16 और 1/4 को जोड़ेंगे, लेकिन इन दोनों का योग हम पहले निकाल चुके हैं। दोनों का 9/16 किस किस का है, राजू और एडम ने खाया हुआ भाग 9/16, रेनू के द्वारा खाया हुआ भाग 1/4। ये खाया हुआ भाग है प्रिय विद्यार्थियों, दोनों के द्वारा 9/16, रेनू के द्वारा 1/4, तो कितना भाग खाया है, एलसीएम 16, तो आपका आ गया 9, 4 से 4, 4 से 4 मतलब आपका 4, यानी कितना भाग खाया है, आप कहोगे सर 13/16 भाग खाया है। ये है खाया हुआ भाग, ये दोनों का खाया हुआ था, ये तीनों का खाया हुआ भाग है पिज्जा का। जब 13/16 खा लिया है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, शेष की। तो शेष की बात कर रहे हैं, तो एक में से 13/16 खा लिया है, तो 16 में से 13 गया तो आपका आ रहा है 3/16 में से 13 गया तो 3/16 भाग अभी भी क्या है, शेष है। 3/16 भाग अभी भी क्या है, शेष है। यही पूछा है कि पिज्जा का कितना भाग अभी भी शेष है। देखिएगा एक बार रिपीट कर रहा हूं, राजू ने 3/8 भाग खाया, तो 3/8 खा लिया, तो एक में 3/8 खाया तो बचा कितना 5/8, 5/8 का 3/10 भाग खाया तो कितना खाया 3/16। तो दोनों के द्वारा कितना खाया गया, राजू के द्वारा 3/8, एडम के द्वारा 3/16, यानी दोनों के द्वारा 9/16 खा लिया गया है। 9/16 किस में से खा लिया गया, एक में से, तो एक में से जब 9/16 खा लिया तो शेष कितना बचा, आप कहोगे साहब 7/16। 7/16 का कितना खाया उसने, 4/7 भाग यानी 1/4। अब तीनों को खाया हुआ भाग को जोड़ दो, इन दोनों का तो 9/16 है, इसका 1/4 है, जोड़ के 13/16 भाग, यानी 16 में से 13 भाग खा लिया, तो 16 में से जब 13 खा लिया तो 16 में से 3 भाग बचा, 3/16 भाग अभी भी शेष है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। या इसको दूसरा निकालने का तरीका ये है, 3/8, 3/10, 4/7, आपका नीचे कितना दिख रहा है, आपको नीचे दिख रहा है इसमें 8, इसमें 10, इसमें 7, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद इनकी वैल्यू निकालना, तो दशमलव में भी निकलेगी, तो आपका जो कैलकुलेशन होगी और काफी टफ हो जाएगी। ठीक है, एक वो तरीका भी है पर वो ठीक नहीं है, कैलकुलेशन आपकी दशमलव में चली जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक नियम मालूम होना चाहिए, और नियम मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है। शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी तो आप बना लोगे, नहीं आपने देखी है तो कोई बात नहीं। अब सवाल को देख लें। आपको सवाल यहां पे आपको सवाल दिख रहा होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस सवाल को मैं आपको यहां करके बता देता हूं। इस सवाल की ट्रिक रहती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब रूट के ऊपर रूट हो तो आपके जो रूट के बाहर यहां जो आपको दिख रहा है, यहां 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो मेरे ट्रिक के अनुसार है, जो मैंने आपको बताया। तो जब 2 होना चाहिए तो इसका एक 2 है वो अंदर चला जाएगा। जब अंदर जाएगा तो वो 2 अकेला नहीं जाएगा, 2 गुणा 2 जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां कितना था, 4 था, 4 में से हमने 2 गुणा 2 लिखा, एक 2 को हम अंदर ले गए तो वो अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि यहां जोड़ा रहा होगा तभी तो एक 2 बार निकला होगा। आप कहोगे यस, यहां 2 का जोड़ा होगा तभी तो एक 2 बार निकल के यहां 4 बनेगा। तो कहने का मतलब है इसका जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 7 + के 2 रूट 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसकी जो वैल्यू बनने वाली है 7 + के 2 रूट 12 बनना है। मतलब यहाँ रूट के सामने याद रखना है यहाँ 2 होना चाहिए। 4 है तो 2 बनाओ, 8 है तो 2 बनाओ, 16 है तो 2 बनाओ, मतलब और कुछ भी नहीं है तो बाहर निकालो 2 बनाओ। मतलब नियम यही कहता है कि यहाँ आपके 2 होना चाहिए। ठीक है, जब 2 होगा तो ही सवाल में ट्रिक लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। चलिए देखिए,
यहाँ कितना बनाना है हमें, 2 बनाना है, और 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे। जब अंदर ले जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, वो देखिए, इस सवाल को यहां से देखना, ये बन जाएगा हमारा 7 प्लस के 2 रूट 12, 7 प्लस के 2 रहेगा 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3। जब 4 और 3 फैक्टर हो जाएंगे तो दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए, साइन प्लस का है तो प्लस का लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया इसका। तो इसका रूट 4 की जो वैल्यू बनती है वो बनेगी 2 प्लस के रूट 3, यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 प्लस के रूट 3। आप इतना नोट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 2 प्लस के रूट 3। अब देखिएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 प्लस के, ठीक है, 2 प्लस के रूट 3, 2 प्लस के रूट 3। इसकी जगह इतने की जगह लिख सकते हैं, और इतने के बाहर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो हम आपको अब स्टेप करके बताएंगे, नहीं तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। x बराबर 8, और इसकी जगह हमारा क्या आ गया, 2 प्लस के रूट 3। चलिए, तीन 8 का गुणा करिए अंदर, 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस के 8 रूट 3। अब ये वाला कॉन्सेप्ट वही सेम बन गया, सोलह और 3 19 प्लस के 8 रूट 3। ठीक है, एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना। ये वाला 7 प्लस के 4 रूट 3 हमने सॉल्व किया, ऐसे ही अब हमारा फिर यहाँ एक पहले यहां बना था, अब ऐसे ही यहां बन गया 19 प्लस 8 रूट 3। अब मैं इसको आपको यहां करके बता रहा हूं, देखिए अब आपका बनना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रूट में 19 प्लस के 8 रूट 3। नियम क्या था, यहां 2 होना चाहिए, यही तो नियम था। तो ठीक है, यहां 2 कर देते हैं। जब यहां 2 कर देते हैं तो यहां क्या रहेगा, 2 गुणा 4, तो 4 कितने बार लिखा जाएगा अंदर, आप कहोगे साहब 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि जोड़ा बनेगा तभी तो 4 निकलेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चार चौक 16 और 3 48, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास बन गया 19 प्लस के 2 रूट 48। यहां नियम के अनुसार 2 होना चाहिए, 2 हो गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि जुड़ने पर 19 आ जाए, तो आपका एक है 16 और एक है 3, 16 3 48 और 16 3 19। हमारा ट्रिक इसमें लग चुकी है, दोनों में प्लस का साइन है प्लस का। रूट 16 की वैल्यू होती है 4 प्लस के रूट 3, यहां देख सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 4 प्लस के रूट 3, 4 प्लस के रूट 3। तो x बराबर माइनस के रूट 3, यहां साइन किसका है, प्लस का, और 19 प्लस के 8 रूट 3, 19 प्लस 8 रूट 3 की जगह में लिख सकता हूं 4 प्लस के रूट 3। क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस के रूट 3। अब आपको दिख रहा है 4 प्लस के रूट 3 दिख रहा है, रूट 3 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, तो आपको जहां x बराबर दिख रहा है वो अंदर दिख रहा है प्लस के 4, और x बराबर प्लस के 4 दिख रहा है, तो इसकी जो वैल्यू रहती है रूट 4 की वो रहती है 2। कितनी आएगी, 2। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन सेकंड है। सवाल में कुछ भी नहीं था मेरे भाई, सवाल में जो आपका एक नियम था, यहां बार 2 होना चाहिए, मैंने आपको करके बता दिया था। फिर यही नियम फिर एक बार यहां लागू हुआ, जो मैंने आपको यहां करके बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के सवाल इसमें समाप्त हो चुके हैं। 10 सवाल थे, 10 ही सवाल काफ़ी अच्छे सवाल थे, इसलिए आप इनका स्टडी अच्छे से करें, फेयर कॉपी बनाएं और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बोलो राधे राधे।